खुशी की माँ सीमा रसोई में खाना बना रही होती है। तभी खुशी रसोई में एक गिलास पानी लेने के लिए आती है और तड़के की महक से उसे खांसी आने लगती है। वो खांसते हुए बोलती है। माँ, कैसे लड़का लगा रही हो आप? मुझे इतनी खांसी आ रही है। ऐसे कौन लड़का लगाता है? तड़का ऐसे ही लगाया जाता है महारानी जी। पानी लेने आई थी, लेकिन आप तो मुझे अस्थमा करवा के भेजेंगी। कुछ अस्थमा नहीं हो रहा है तुझे। तू भी खाना बनाना सीख ले। ससुराल में जाकर तुझे भी खाना बनाना है। जब बनाना होगा बना लूंगी, अभी तो नहीं बनाना ना। बनाएगी तो तब ना, जब बनाना सीखेगी। तड़का लगाना, रोटी बनाना और आटा लगाना सब कुछ सीख ले। मैं पहले पानी पी लूं। पहले से ही खास खास के मेरा बुरा हाल हो गया है। इतना कहकर खुशी पानी की बोतल लेकर बाहर चली जाती है और आराम से बैठकर पानी पीती है। तभी वहाँ पर सीमा आती है और बोलती है। देख खुशी, इसमें बुरा मानने वाली कोई बात नहीं है, लेकिन तुझे खाना बनाना आना चाहिए बेटी, और ये सब जरूरी होता है। ठीक है माँ, अब ठीक है। मैं आपकी बात समझती हूँ। सीख लूंगी मैं खाना बनाना। मेरी लाडो रानी, कल से मेरे साथ किचन में खड़ी होना। मैं तुझे सब कुछ बनाना सिखा दूंगी। ठीक है माँ, जैसा आपको ठीक लगे। और कुछ? बस और कुछ नहीं, तू खाना बनाना सीख जाए, यही मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। ससुराल में नाक मत कटवाना बस मेरी। अगर नाक कट भी गई ना, तो प्लास्टिक सर्जरी से नाक लगवा भी दूंगी। इतना कहकर खुशी जोर जोर से हंसने लगती है और अगले ही दिन से खुशी अपनी माँ के साथ रसोई में खड़ी होकर खाना बनाना सीखने लगती है। देखते ही देखते खुशी खाना बनाने में एकदम परफेक्ट हो जाती है। कुछ वक्त बाद खुशी के लिए अनूप नाम के एक लड़के का रिश्ता आता है। अनूप अपनी माँ रेखा और बहन कोयल के साथ खुशी को देखने के लिए उनके घर आता है और रेखा बोलती है। हमें तो बस ऐसी बहू चाहिए जो हमारे घर की रसोई संभाल ले, बढ़िया बढ़िया खाना बनाए। आपको खाना बनाना तो आता है ना? हाँ हाँ, मुझे खाना बनाना आता है। अब बना लेती हूँ। जी, मेरी बेटी खाना बनाने में बिल्कुल परफेक्ट है, आप उसकी चिंता मत कीजिए। जी, मुझे मीठा खाना बहुत पसंद है, तो आप मीठा बनाना भी सीख लीजिएगा। जी, मुझे मीठा बनाना भी आता है, जैसे रसमलाई और मालपुआ। इतना बोलकर खुशी और अनूप दोनों ही शर्मा जाते हैं, जिसके बाद सीमा और रेखा रिश्ता पक्का करते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। माँ, इन्हें लड़की चाहिए या खाना बनाने वाली मास्टर शेफ चाहिए? कैसी बातें कर रही है बेटा? उनका मतलब ये था कि लड़की खाना बनाने में एक्सपर्ट होनी चाहिए। जिस तरीके से डिमांड कर रही थी, मुझे तो लगता है कि जाते ही मुझे हलवाई की पोस्ट पर बिठा देंगी। बेटा ऐसा कुछ नहीं है। अरे परिवार में शादी के बाद थोड़े मेहमान तो रहते ही हैं, तो उनका खाना तो बनाना ही पड़ेगा ना। मैं बस अपने ससुराल वालों के लिए खाना बनाऊंगी, और किसी के लिए नहीं। हाँ, उन्हीं के लिए बना लेना, शादी तो हो लेने दे। ऐसे ही कुछ दिनों तक रेखा और सीमा आपस में सलाह करके सगाई का फंक्शन रखने की तैयारियां करते हैं। और इसी बीच खुशी की रेखा से बात होती है और रेखा खुश से बोलती है। खुशी बेटा, सगाई वाले दिन हम तेरे हाथ का बना हुआ खाना चाहिए। इतने सारे मेहमानों को खाना कैसे बनाऊंगी? अरे सबके लिए नहीं, बस हमारे परिवार के लिए बनाना है। बाकी मेहमान तो हलवाई के हाथ का खाना खा लेंगे। ठीक है, जैसा आप कहें। मैं आप सभी के लिए अपने हाथों से खाना बनाकर तैयार कर दूंगी। इतना कहकर खुशी फोन को रख देती है और खाना बनाने वाली बात सीमा को बताती है। कुछ दिन बाद सगाई का दिन आ जाता है। सुबह जल्दी उठकर ही खुशी खाना बनाने की तैयारियों में लग जाती है, जिसके बाद समय पर मुहूर्त के अनुसार सगाई कर दी जाती है। सब लोग खाना खाने के लिए बैठते हैं और तभी कोयल खाना चखते हुए बोलती है। वाह भाभी वाह, क्या खाना बनाया है आपने। आपके हाथों के स्वाद के आगे तो हलवाई भी फेल है। अभी थोड़ी देर पहले हलवाई के हाथ का खाना चखा था, जरा भी स्वाद नहीं था उसमें। ये रसमलाई तो बहुत अच्छी बनी है सच में। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, जो आपको मेरे हाथ का खाना बना बहुत पसंद आया। मैंने तो जी पहले ही कहा था कि मेरी बेटी खाना एक नंबर बनाती है। बस जल्दी से खुशी हमारे घर आ जाए। हम तो खुशी की पहली रसोई की रस्म करवाने के लिए बहुत एक्साइटेड हैं। कुछ अच्छा बनवाएंगे अपनी बहू से हम। ऐसे ही बातचीत करते करते सभी लोग खाना खाते हैं, जिसके बाद अनूप अपने परिवार वालों के साथ अपने घर चला जाता है। अब दोनों घरों में शादी की तैयारियां शुरू हो जाती हैं और 1 महीने बाद ढोल बाजे बारात के साथ अनूप और खुशी की शादी हो जाती है।
विदाई के समय जब सीमा खुशी से गले मिल रही होती है तो वो बोलती है, बेटी अपना और अपनी माँ की इज्जत का ख्याल रखना। कोई भी ऐसा काम मत करना जिससे तेरी माँ को शर्मिंदगी उठानी पड़े। और हाँ, मायके वालों की तरह ही प्यार देना। अपनी माँ की बात सुनकर खुशी की आंखों से आंसू छलक आते हैं, जिसके बाद वो अनूप के साथ अपनी विदाई वाली कार में बैठती है और अपने ससुराल पहुंच जाती है। रेखा अपनी बहू के गृह प्रवेश की रस्में करवा रही होती है। तभी पास में खड़ी एक विमला नाम की औरत बोलती है, लो जी, आ गई रेखा के बहू। अब पता चलेगा कि ये कितना अच्छा खाना बनाती है और कितना नहीं। शादी से पहले इतना चर्चा सुना था नई बहू के हाथों के खाने का। पहली रसोई में सब दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। भाभी आप बहुत अच्छा खाना बनाती है, तभी तो शादी करके लेकर आए हैं। इन लोगों को खाने के अलावा और कोई बात नहीं आती क्या? जब देखो तब खाना खाना खाना। परेशान मत करो मेरी बहू को। रेखा के कहने पर की रस्म को पूरा करती है और अपने ससुराल में पहला कदम रखती है। अगली सुबह नहा धोकर खुशी नई नवेली बहू बनकर तैयार हो जाती है। तभी रेखा उसके पास आती है और बोलती है, चल बहू, आज तुम्हारी पहली रसोई की रस्म करवाते हैं। जी माँ जी, ठीक है, चलिए मैं तैयार हूँ। रेखा खुशी को लेकर रसोई में पहुंचती है और बोलती है, सबसे पहले तो बहू तो थोड़ा सा मीठा बना देना खाने में, जी माँ जी, ठीक है, मैं बना दूंगी। और उसके बाद तुझे बनाने हैं प्याज के पराठे। प्याज के पराठे ठीक है, लेकिन कितने लोगों के लिए बनाने हैं? जितने घर में मेहमान हैं उन सब के लिए बनाना है। इतने सारे मेहमानों के लिए? अरे मैं कोई हलवाई थोड़ी हूँ माँ जी, जो इतने सारे लोगों के लिए प्याज के पराठे बना के रहूंगी। देख बहू, हमारे खानदान में नई बहू को पहले दिन सबके लिए खाना बनाना होता है, इसलिए तुझे प्याज के पराठे तो बनाने ही पड़ेंगे। फिर चाहे 10 बनाओ, 100 बनाओ, 1000 बनाओ, जितने बनाने हैं सब बनाने पड़ेंगे तुम्हें ही। इतना बोलकर रेखा वहाँ से चली जाती है। खुशी रसोई में काम करना शुरू कर देती है। सबसे पहले खुशी मीठे में हलवा बनाती है, जिसके बाद वो प्याज के पराठे बनाने की तैयारियां करती है। तभी वहाँ पर कोयल आती है और बोलती है, कितना टाइम लगेगा भाभी पराठे बनने में? बस थोड़ी देर लगेगी, तो मेरी मदद कर दो ना। नहीं नहीं भाभी, ये तो आपका काम है, आपको ही करना पड़ेगा। कोयल वहाँ से चली जाती है और खुशी पराठे बनाना शुरू करती है। सभी लोग पराठे खाने के लिए बैठ जाते हैं। बेचारी खुशी एक के बाद एक पराठा बनाती गई और मिनट से पहले ही पराठा गायब हो जाता। सुबह से दोपहर हो गई, लेकिन अभी भी खुशी रसोई में प्याज के पराठे ही बना रही थी। तभी वहाँ पर रेखा आती है और बोलती है, पर बहू अब पहली रसोई की रस्म तो करनी ही पड़ेगी ना। पहली रसोई की रस्म करने के लिए एक पराठा ही बहुत था, लेकिन जितने पराठे मैं बना चुकी हूँ, अगर गिनती करने बैठो तो सुबह से 1000 पराठे बना चुकी हूँ मैं। एक और पराठा नहीं बना पाऊंगी। इतना बोलकर खुशी गुस्से में पैर धमकाती हुई वहाँ से चली जाती है और चुपचाप जाकर अपने कमरे में बैठ जाती है। जिसके बाद बाकी के मेहमानों के लिए रेखा और कोयल को ही प्याज के पराठे बनाने पड़ते हैं। शाम को जब सभी मेहमान अपने घर चले जाते हैं, तभी कोयल और रेखा खुशी के पास जाते हैं और खुशी बोलती है, विनोद एक बड़े से शहर में अपनी 2 बेटियों के साथ रहता था। विनोद की पत्नी के देहांत के बाद विनोद अकेले ही अपनी 2 बेटियों को पाल रहा था। विनोद अपनी दोनों बेटियों के लिए अपनी तरफ से कोई कमी नहीं रखना चाहता था, इसीलिए वो उनकी सारी बातें माना करता। ऐसे ही एक दिन विनोद की बड़ी बेटी नेहा अपने पिता के पास आती है और उसे बोलती है, पापा, मेघा को कुछ पैसे चाहिए, लेकिन वो काम कर रही है, आप मुझे दे दो, ऑफिस जाने से पहले मैं उसे दे दूंगी। लेकिन उसने तो मुझे कुछ बताया ही नहीं पैसों के बारे में। और किस लिए चाहिए पैसे? कोई काम है तो बता तो सही। वो सब मुझे नहीं पता, मुझे तो बस इतना बताया कि कॉलेज में उसे पैसों की जरूरत है इसलिए, और अभी काम में लगी है, तो आपसे पैसे लेने को उसने मुझे बोला है। इतना भी क्या काम? एक बार मुझसे आकर बोल तो सकती ही थी ना। अच्छा ये बता, कितने पैसे चाहिए उसे? यही कुछ 5000 चाहिए उसे। आपको तो पता है ना कि कॉलेज में कभी कभी कुछ ज्यादा ही पैसे लग जाते हैं। आप जल्दी से दे दो, मैं उसे पैसे देकर अपना काम करने लगूं। अब इतने सारे पैसे किस लिए चाहिए? रुक, मैं खुद ही जाकर उससे पूछ लेता हूँ, आखिर इतने पैसों का काम क्या पड़ गया है। आपको क्या लग रहा है मैं झूठ बोल रही हूँ? मैं उसकी बड़ी बहन हूँ। आपको मेरी बातों पर विश्वास नहीं है क्या? कोई बात नहीं, जाओ खुद ही पूछ लो, तब तो शायद यकीन हो जाए। अरे मेरा वो मतलब नहीं था, तू गुस्सा क्यों रही है? मैं तो बस ये जानना चाहता हूँ कि क्या काम है इतने पैसों का।
ये सब आप बाद में भी तो पूछ सकते हो, और उसने बताया तो है कॉलेज में काम है, या आपको लग रहा है कि मैं आपसे पैसे ले रही हूँ? मुझे कुछ बोलना ही नहीं है तुम दोनों बहनों के बीच में। ये ले पैसे। मुझे पता है मेरी बेटियां पैसे ले रही हैं तो कोई काम ही होगा, वरना थोड़ी लेंगी। चलो अब पैसों का इंतजाम तो हो गया, अब जाकर क्लब में पार्टी करूंगी। और वैसे भी आज तक जैसे पापा और मेघा को नहीं पता चला, आगे भी नहीं पता चलने दूंगी, और पैसों का बिल फटेगा मेघा पर। चलो अब तो मजे करने का समय है। विनोद नेहा को पैसे दे देता है और नेहा उन पैसों से क्लब में पार्टी करने चली जाती है। नेहा की ये पहली बार की हरकत नहीं थी, नेहा तो ये पहले भी बहुत बार कर चुकी थी। विनोद अपनी बच्चियों की सारी बातों पर आंखें बंद करके विश्वास करता था और वो जो कुछ भी बोलती उन सब चीजों को पूरा करता। कुछ दिन के बाद मेघा शॉपिंग करके घर वापस आती है और अपनी शॉपिंग में लाए कपड़े अपने पिता और नेहा को दिखाते हुए कहती है, ये देखो कितना अच्छा है ना, ये तो इस शहर में ही नहीं है, मैंने खास मंगवाया है ये अंकल से बोलकर। अब देखो कितना अच्छा लग रहा है ना। हाँ बेटा, तेरी पसंद है तो अच्छी ही होगी ना। यही तो मैं भी देख रही थी, लेकिन मुझे तो कहीं मिला नहीं। हाँ दीदी, तभी तो मैंने खास मंगवाया है, लेकिन ये तुझ पर अच्छा नहीं लगेगा। एक काम कर, तू ये मुझे दे दे, मुझ पर अच्छा लगेगा। लेकिन ये तो मेघा का है ना, तुम जाकर बेटा कुछ और पसंद कर लो, मैं तुम्हें वो दिला दूंगा। ये मेघा के पास ही रहने दो। हाँ हाँ, माँ के जाने के बाद मैं आप दोनों का ध्यान रखती हूँ, और आज जब मुझे कुछ अच्छा लगा है तो पापा आप मुझे वो लेने से मना कर रहे हो। लेकिन बेटा मेरी बातों को समझो, तुम दोनों का ही तो है सब कुछ। पहले मेघा पहन ले, फिर तू भी पहन लियो ना, मना किसने किया है। अच्छा, अब वो पहले पहनेगी सब और मैं उसके उतरे हुए कपड़े पहनूंगी। मेघा तो आपकी लाडली है ना, तो उसकी बात तो आप मानोगे ही। दीदी आप चुप हो जाओ, आपको ये अच्छा लग रहा है ना तो आप यही लोगी। अब तो ठीक है ना, या अब भी कोई परेशानी है? परेशानी मुझे नहीं, पापा को हो रही है। मैंने कुछ मांग क्या लिया, पापा तो वो भी मना कर रहे हैं, और यही तुझे चाहिए होता तो पापा कहीं से भी लेकर आ जाते। ठीक है, तू ही पहन ले। अब तो खुश हो जा मेरी माँ, हर मिनट मिनट में गुब्बारे जैसा मुंह बना लेती है तू। तू ही पहनेगी ये ड्रेस। थैंक यू पापा, आप दोनों बहुत अच्छे हो। रुको मैं अब भी ड्रेस पहन कर आती हूँ। नेहा अपनी लालच में आकर हमेशा अपनी छोटी बहन की लाई चीजें ले लिया करती थी, और अगर वो मना कर दे तो बस वही मगरमच्छ के आंसू दिखाकर आखिर वो चीज हासिल कर लेती। कुछ दिनों के बाद मेघा का बॉयफ्रेंड अमन उसके घर आता है। मेघा अपने पापा और दीदी को बुलाकर कहती है, पापा ये मेरा बॉयफ्रेंड है, हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और शादी करना चाहते हैं। वो तो ठीक है, लेकिन ये पहले क्यों नहीं बताया तूने? और बेटा तुम क्या करते हो और कब से जानते हो मेरी बेटी को? हम दोनों कॉलेज के समय से ही एक दूसरे को जानते हैं, और अब कॉलेज खत्म होने के बाद मैं अपना बिजनेस शुरू करूंगा। मेरी मम्मी को तो मेघा बहुत पसंद है। अरे ये इतना अच्छा लड़का मेघा को कैसे मिल गया? इसकी जोड़ी तो मेरे साथ ही अच्छी लगनी चाहिए, लेकिन ये तो मेघा से जा टकरा गया। बातों से तो तुम भी बहुत अच्छे घर के लड़के लगते हो। मुझे बहुत खुशी है कि मेरी बेटी ने अपने लिए लड़का पसंद किया, वो भी इतना अच्छा लड़का पसंद किया है। दीदी आप कुछ नहीं बोलोगी क्या? आपको नहीं अच्छा लगा अमन? नहीं नहीं, अच्छा है बहुत, लेकिन पापा मेरी शादी से पहले मेघा की शादी कैसे हो सकती है? बड़ी तो मैं हूँ ना। कोई बात नहीं बेटा, आज के जमाने में ये सब कौन देखता है। मेघा ने अपनी पसंद का लड़का बता दिया है, तुझे भी कोई पसंद हो तो बता दे, मैं एक साथ ही अपनी दोनों बेटियों की शादी कर दूंगा। पसंद तो था, लेकिन मेरी पसंद के लड़के को किसी और ने पसंद कर लिया। तो कोई बात नहीं बेटा, बता तो सही, मैं बात करके देखता हूँ। अगर बात बन सकती है तो अच्छी बात है, वरना वो लड़का तेरी किस्मत में ही नहीं था, ये सोच लियो। हाँ दीदी बताओ ना, कितना अच्छा होगा कि एक ही मंडप में दोनों बहनों की शादी होगी। बताओ बताओ कर रहे हैं दोनों, लेकिन मैं ये कैसे बताऊं कि मुझे अमन ही अच्छा लग रहा है? बता दिया तो राशन पानी लेकर मुझ पर ही चढ़ जाएंगे। क्या हुआ दीदी बताओ। अरे तुम मुझे दीदी क्यों बोल रहे हो? मैं तुम्हारी उम्र की ही तो हूँ, मुझे मत दीदी बोलो। आप मेघा की बड़ी बहन हो, उसकी दीदी हो, तो मेरी भी दीदी हुई ना। नहीं, मैं तुम्हारी कोई दीदी नहीं हूँ, तुम्हें मुझे नाम से ही बुलाना होगा, ठीक है? अरे वो सब तो ठीक है, लेकिन अब बता भी दे कौन है वो लड़का जिसे तू पसंद करती है। नहीं पापा रहने दो, अब तो उसकी शादी भी होने वाली है। कोई बात नहीं,
कोई बात नहीं दीदी, आप अपना दिल छोटा मत करो। आपको उस लड़के से भी अच्छा लड़का मिल जाएगा, क्योंकि आप हो ही इतनी अच्छी। हाँ, लेकिन अब जल्दी से अमन के घर वालों से बात करके इन दोनों की शादी फिक्स कर देता हूँ। फिर नेहा के लिए भी कोई अच्छा लड़का देखना है ना। उसकी तो जरूरत पड़ेगी नहीं, क्योंकि शादी तो मैं मन से ही करूँगी। जो मुझे पसंद है उसे मैं किसी और का होने नहीं दे सकती। नेहा वहाँ तो सबके आगे मान जाती है, लेकिन उसके दिल की सुई अब अमन पर आकर अटक गई थी। विनोद अमन के घर वालों से बात करके शादी तय कर देता है और कुछ ही दिनों बाद दोनों की शादी का दिन आता है। शादी के लिए जैसे ही मेघा जा रही थी, तभी वहाँ नेहा आकर उसके सर पर जोर से डंडा मारती है और उसे बेहोश कर देती है और खुद जाकर उसकी जगह दुल्हन बनकर मंडप पर बैठ जाती है। शादी शुरू होने लगती है, लेकिन थोड़ी देर बाद मेघा को जैसे तैसे होश आता है और वो मंडप तक पहुंच जाती है। वहाँ उसकी ऐसी हालत सब देखते हैं और विनोद कहता है, बेटा तुम्हें क्या हुआ? और तुम यहाँ हो तो अमन के साथ मंडप में कौन है? पापा, ये सब दीदी ने किया है, वही मेरी जगह मंडप में आ गई। नेहा तुझे शर्म नहीं आती है अपनी ही छोटी बहन की खुशियों में आग लगाते हुए? हाँ तो मैं क्या करूँ, मुझे अमन अच्छा लगता है तो मैंने ये सब कर दिया। लेकिन मुझे तुम पसंद नहीं हो और मैं शादी मेघा से ही करूँगा। मुझे बहुत अफसोस हो रहा है। आज तक तूने झूठ बोलकर इतनी बार पैसे लिए, लेकिन मैंने कुछ नहीं बोला। लेकिन आज तेरा लालच इतना बढ़ गया कि तू अपनी ही छोटी बहन की खुशियों को खा रही है। तुझे अपनी बेटी बोलते हुए भी शर्म आ रही है मुझे। आज नेहा की लालच का असर उस पर ही हुआ। अब नेहा के साथ कोई खड़ा नहीं था और उसके पास पछतावे के सिवाय कुछ बचा नहीं था। सरला एक छोटे से शहर में एक छोटी सी बस्ती में अपने परिवार के साथ रहती थी। सरला की 2 बेटियां थी जो बिल्कुल ही बिगड़ी हुई थी। वो अपनी माँ की हालत कभी नहीं समझती थी। दोनों हमेशा सरला के लिए मुसीबत खड़ी करा करती। ऐसे ही एक दिन सरला घर में खाना बना रही थी, तभी उसकी बड़ी बेटी नैना और छोटी बेटी सुनैना आते हैं और नैना सरला से कहती है, माँ, आज क्या बनाया है आपने खाने में? मुझे बहुत जोर से भूख लग रही है, जल्दी से खाना दे दो। हाँ माँ, मुझे भी बहुत भूख लग रही है। पार्टी में गई थी, लेकिन मैंने वहाँ कुछ भी नहीं खाया। किसकी पार्टी में गई थी तुम दोनों? मुझे तो तुमने कुछ बताया ही नहीं। कभी अपनी माँ को भी कुछ बता दिया करो, या अपनी ही मर्जी करनी है। माँ, अब हम बच्चे थोड़ी हैं जो हर बात आपको बताकर या आपसे पूछ कर करें। हमारा एक दोस्त था, उसने बहुत बड़े होटल में पार्टी दी थी, तो वहीं गए थे। उसका बर्थडे था, इतने प्यार से बुलाया था उसने। बड़े से होटल में गए थे? मतलब कोई अमीर लड़का था क्या जिसकी जन्मदिन की पार्टी में गए थे? और उसको गिफ्ट भी देना पड़ता है ना? हाँ बिल्कुल, गिफ्ट देना पड़ता है। और आपको क्या लग रहा है हम उसे बिना गिफ्ट दिए ही आ गए? हमने भी उसे गिफ्ट में बहुत अच्छे कपड़े दिए हैं और हम दोनों बहनों का अलग अलग गिफ्ट था, एक में ही थोड़ी दे देंगे हम। दोनों ने अलग अलग दिया? मतलब फिर तो बहुत पैसे लगे होंगे। और इतने पैसे आए कहाँ से तुम दोनों के पास? मुझसे तो मांगे नहीं थे, फिर किसने दिए? आपसे मांग भी लेते तो क्या हो जाता, आपसे 1 रुपया तो निकलता नहीं था, बल्कि आप हमें और भी ज्ञान देने लगती कि हम गरीब हैं, हमें सोच समझकर खर्चा करना चाहिए नॉल। हाँ, इसलिए हमने पैसे निकाल लिए थे जो आपने मंदिर के पीछे रखे थे। हमारा काम भी हो गया और देख लो, आपको पता भी नहीं चला। आप भी ना खामखा ही पैसे को लेकर गरीब गरीब करती रहती हो। अरे नालायक, तुम दोनों को जब कुछ पता ही नहीं था तो अपनी मनमानी क्यों करती हो? वो पैसे घर के किराए के लिए थे, तुम दोनों ने मुझसे बिना पूछे निकाल लिए। अब मैं मकान मालिक को क्या दूंगी? माँ, को ज्यादा ही ओवर रिएक्ट कर रही हो आप। अगर हम आपसे पैसे मांगते तो क्या आप दे देती हमें? अब हमें पता है घर में पैसे रखे हैं तो हमने ले लिए, इतनी भी क्या बड़ी बात हो गई? तुम दोनों को अच्छा लगता है क्या घर पे कोई मांगना है और हमें जलील करे? वो तो आपको अच्छा लगता है क्या हमारे बाकी दोस्त ऐसे मजे करे और हम घर पर ऐसे ही रहे? हमारे भी तो कुछ शौक हैं, क्या अब हम अपने शौक भी पूरे ना करें? तुम दोनों के शौक भी तो अमीरों वाले हैं। जब तुम दोनों को अच्छे से पता है हमारे घर के हालात कैसे हैं, फिर भी इतने पैसे उड़ा रही हो जैसे इनके पापा ही लाके दे रहे हो। हाँ तो आप थोड़ा बहुत काम करके इतने पैसे कमा भी नहीं पाती? पापा के पैसों से अभी भी हमारा घर चलता है और आप होके खुद की ही तारीफ कर रही हो, ये सही है मतलब? हाँ, तुम दोनों को तो यही लगता है ना जैसे पैसे पेड़ पर उगते हो, जितना मर्जी उतार लो। तुम दोनों एक गरीब माँ की बेटियां हो, लेकिन रहती ऐसे हो जैसे अमीर घर में पैदा हुई हो। सरला की बेटियां उसे बिल्कुल नहीं समझती थी, बल्कि हमेशा उसे ताने ही मारा करती थी। ऐसे ही एक दिन सरला बाजार सब्जियां लेने के लिए जा रही थी, तभी नैना भी उसके साथ सब्जी लेने जाती है।
और वहाँ जाकर नैना सरला से कहती है, माँ बर्गर खाने का बहुत मन है, चलो ना बर्गर खाने चलते हैं। सब्जी रोटी तो हम रोज ही खाते हैं, चलो आज बर्गर खाएंगे। इसी बहाने आपको गरीबी से निकलने का मौका तो मिलेगा। नहीं, मुझे नहीं निकलना। अगर हमने तेरा बर्गर खा लिया ना तो घर में 4 दिन तक खाने को कुछ नहीं होगा और ना ही हाथ में पैसे होंगे, फिर तो तेरा बर्गर भी तुझे नहीं मिलेगा। माँ आप क्यों बिना बात के हर बात में पैसों को बीच में ले आती हो? यहाँ बर्गर खाने की बात कर रहे थे ना हम। लेकिन बर्गर खाने के लिए तो पैसे चाहिए होते हैं ना, और अभी हमारे पास पैसे सिर्फ सब्जी के लिए है। सरला अपनी बेटियों को बहुत समझाती है, लेकिन उसकी बेटियां हैं कि समझने का नाम तक नहीं लेती। किसी न किसी नई चीज की फरमाइश करती रहती और ना पूरी होने पर सरला के बचाए हुए पैसे ले लिया करती। ऐसा ही कई दिनों तक चलता है। सरला इन सब चीजों से बहुत परेशान हो गई थी, लेकिन उसकी बेटियों को सरला की परेशानी से कोई परेशानी नहीं होती थी। ऐसे ही कुछ दिनों बाद सरला काम से घर आती है और अपनी दोनों बेटियों को बुला कर कहती है, मुझे काम से निकाल दिया है और आज मैंने बहुत जगह काम पता करने की भी कोशिश की थी, लेकिन कहीं भी मुझे काम नहीं मिला। तो क्या हुआ माँ, काम करने की जरूरत ही क्या है, आप ये सब रहने दो। और नहीं तो क्या, दीदी सही तो बोल रही हैं। और वैसे भी आपको काम करने की कोई जरूरत नहीं है। हाँ हाँ, क्यों नहीं, मैं भी तो यही बोल रही थी कि हमारे पास किसी चीज की कमी थोड़ी ना है, काम की क्या जरूरत है। नालायको, थोड़ा तो सोच लिया करो। अब इसमें क्या सोचना, बचा ही नहीं है, सच ही तो बोल दिया है। बेटा मेरा काम चला गया है, अब हमारे पास कोई पैसे भी नहीं बचे, मुझे कोई काम मिल भी नहीं रहा है। अब तुम दोनों को ही कोई काम देखना पड़ेगा, वरना हमें इस घर को भी छोड़ना पड़ेगा। मैं तो कोई काम नहीं करूँगी, और वैसे भी मैं तो अभी छोटी ही हूँ, अभी तो हमारी खेलने कूदने की उम्र है। और आप चाहती हो कि मैं अभी से काम करूँ? बेटा इसी उम्र में हमें समझदार भी बनना होता है, ठीक है ना। सरला कितना भी कुछ कर ले, लेकिन उसकी बेटियों को समझ नहीं आता। इसीलिए अब सरला का काम भी चला जाता है, उनके पास पैसे ही नहीं बचते। तो दोनों बहनें अपने आस पड़ोस के लोगों से पैसे उधार लेकर अपने आप को अमीर दिखाया करती थी। कुछ दिनों बाद दोनों बहनों ने पैसे उधार लेकर शॉपिंग करी और घर आकर सरला को दिखाते हुए नैना बोली, माँ ये देखो कितने अच्छे लग रहे हैं ना, आज तो हमने आपके लिए भी एक साड़ी ली है। अच्छा सुनो, हमने ना पड़ोस वाली काकी से पैसे लिए थे, तो आप उन्हें दे देना, ठीक है। जिसने पैसे लिए हैं वही उन्हें देगा। और तुम दोनों को दिखाई नहीं देता है क्या, यहाँ मेरी इतनी तबीयत खराब है, दवाई लाने के लिए पैसे नहीं है, और तुम दोनों कपड़े ला रही हो। माँ तो क्या हुआ, कपड़े भी तो जरूरी है ना। अब हम कहीं बाहर जाएंगे तो लोग हमें हमारे कपड़े देखकर ही तो जज करेंगे ना। और मैं तो अपने आप को गरीब नहीं मानती हूँ, इसलिए गरीबों की तरह नहीं रहना आता मुझे। हाँ मुझे भी नहीं आता, मैं तो अमीरों की तरह ही ठाठ से रहना जानती हूँ। और हम सब क्या अपने लिए ही लाए हैं? ये देखो आपके लिए भी तो लाए हैं ना, तो आप बिना बात के क्यों चिल्ला रही हो हम पर? हाँ तुम्हें बिना बात के ही लगेगा ना, तुम्हें घर के राशन पानी का हिसाब नहीं है, थोड़ा बहुत भी हिसाब होता तो ये बात बेकार की नहीं लगती। एक काम करो, आप बोलती रहो, मैं जा रही हूँ खाना खाने, बहुत जोर से भूख लग रही है मुझे। और मैं भी जा रही हूँ। दोनों जैसे ही जाते हैं तुरंत सरला को चक्कर आता है और वो गिर जाती है। दोनों बहनें वहाँ आती है और सुनैना कहती है, दीदी ये क्या हो गया माँ को अचानक से? माँ ऐसे कैसे चक्कर खा के गिर गयी? हमें इन्हें हॉस्पिटल लेकर जाना चाहिए। हाँ जल्दी करो, हम हॉस्पिटल लेकर जाते हैं। माँ का इलाज जब डॉक्टर करेंगे तभी तो पता चलेगा ना। दोनों घबराते हुए सरला को हॉस्पिटल लेकर जाती है, लेकिन सरला को हॉस्पिटल आने में देरी हो जाती है और वो हॉस्पिटल आते ही खत्म हो जाती है। तभी वहाँ डॉक्टर देसाई आते हैं और मरी हुई सरला को देखकर कहते हैं, मैंने तो इन्हें पहले ही बोला था कि समय रहते अपना इलाज करवा लें। इनकी हालत ज्यादा ही खराब थी, लेकिन ये अपने घर के हालात और अपनी 2 बेटियों के चक्कर में रह गईं। और अब देखो वही हुआ जिसका मुझे डर था। डॉक्टर की बात सुनकर दोनों बहनों को अपनी गलती समझ आती है और नैना कहती है, आज तक हमने कभी भी माँ की बात नहीं मानी और ना ही समझी। अगर माँ की बात मान लेते तो आज माँ हमारे साथ होती। हम गरीब माँ के अमीर बच्चे ही बने रहे, कभी समझा ही नहीं कि माँ को कितनी तकलीफ हो सकती है। हाँ आप सही बोल रही हो, अगर हमें पहले ही अकल आ जाती तो हम माँ का इलाज करवा लेते और आज माँ हमारे साथ होती। हमने बहुत बड़ी गलती कर दी। दोनों को अपनी गलती का एहसास होता है, लेकिन एहसास होने में बहुत देर हो चुकी थी और सरला चल बसती है। गरीब माँ ने अपने बच्चों को अमीरों की तरह रखा था, लेकिन बच्चों ने कभी अपनी गरीब माँ को गरीब समझकर उसका साथ नहीं दिया और उसके बाद वो दोनों
अपनी गलती पर बस पछताते रहते हैं।